अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। अच्छा, मैं अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, और आज हम नेक्स्ट अपना मूव करेंगे और हमारे पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो अगला हमारा टॉपिक है। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से पढ़ा था। तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, एलिमेंट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में उनको अरेंज करने की कोशिश की। और इसमें जो हमारे पास सबसे पहले साइंसदान आते हैं उनका नाम है अल-राज़ी। अल-राज़ी जो है वो अपनी क्लासिफिकेशन बताते हैं। अब वो क्या कहते हैं हमारे पास कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम, यानी उनके दौर तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किन ग्रुप्स में डिवाइड किया था? दो ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था। एक ग्रुप को उन्होंने मेटल्स का नाम दिया और दूसरे ग्रुप को उन्होंने नॉन मेटल्स का नाम दिया था। अल-राज़ी ने मेटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की थी कि उन्होंने एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें एक ग्रुप को उसने मेटल्स का नाम दिया जबकि दूसरे ग्रुप को उन्होंने नॉन मेटल्स का नाम दिया। ठीक है, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन मबनी थी वो बेस्ड थी कि इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए इसने क्लासिफिकेशन की है। यानी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को उसने मेटल्स का नाम दिया और दूसरे ग्रुप को नॉन मेटल्स का नाम दिया। इसने अपनी क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स के हवाले से जस्ट यही वर्कआउट किया था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम डुब्राइनस है। डुब्राइनस जो है वो 1829 में एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से, पीरियोडिक टेबल के हवाले से क्या कहते हैं, डुब्राइनस ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप्स में। सबसे पहले हमारे पास इनका जो ताल्लुक था जर्मनी से था, यानी हमारे पास ये जर्मनी के एक केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से अपनी कोशिश की। इन्होंने जो अपनी कोशिश की उसको इसने डुब्राइनस ट्राइएड्स का नाम दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ यूज हो रहा है ट्राइएड्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। क्योंकि इसने भी एलिमेंट्स को ग्रुप में ही अरेंज किया था, इसने भी एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया था। और इसने जो ग्रुप बनाए थे, इसने तीन एलिमेंट्स को क्या किया था? स्टडी किया था। यानी हर ग्रुप में इसने तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, और इसने जो अपना मतलब कि क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की, इसने ये कहा कि हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यानी हमारे पास इसने तीन एलिमेंट्स को स्टडी किया था, लेकिन उन तीन एलिमेंट्स में जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, उन तीन एलिमेंट्स में से जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा और बाकी दो जो होंगे एलिमेंट्स उनके एटॉमिक मासेस को जब हम जमा करेंगे, फॉर एग्जांपल एक था ए, दूसरा था बी, इनका जब उसने सम लेकर एवरेज लिया तो इस सम और एवरेज लेने के बाद जो एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी वो उस मिड वाले के बराबर होगी। इसलिए कहा था कि हमारे पास तीन एलिमेंट दिए थे इसने, क्या एक तो आपके पास लिथियम था, दूसरा हमारे पास सोडियम लिया था इसने, और तीसरा हमारे पास इसने लिया था पोटाशियम। ये तीन एलिमेंट्स इसने जो है ना वो स्टडी किए थे, इनको स्टडी किया था और इसने देखा कि हमारे पास ये जो लिथियम और पोटाशियम का एटॉमिक मास है, इनको जब हम जमा करते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 7 और हमारे पास पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। इनके जो एटॉमिक मासेस को उसने जमा किया और जमा करने पर इनका जब उसने एवरेज लिया तो वो हमारे पास आया था 23।
23 आंसर आया था। तो उसने ये एफर्ट्स किया कि हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 23 होगा। यानी कि 3 एलिमेंट्स में से उसने जब मिडल वाले को छोड़ के बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आपस में जमा किया और उनका एवरेज लिया, तो वो किसके इक्वल था, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास था। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज एटॉमिक मास के मतलब बुनियाद बनाकर इसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा इसके बाद हमारे पास एक और साइंसदान आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स हमारे पास आते हैं और वो अपने एक लॉ पेश करते हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इस लॉ में वो क्या कहते हैं, इसने जो लॉ पेश किया था 1864 में न्यूलैंड ने अपना लॉ पेश किया। इस लॉ में वो क्या कहते हैं, उनका ये लॉ है कि एवरी एट एलिमेंट had properties in common with the first one, यानी इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो कुछ इस तरीके से किया। इसने भी बुनियाद किसको बनाया था, बेस किसको बनाया था, एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया था। यानी एटॉमिक मास को देखते हुए इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की पीरियोडिक टेबल में। तो इसने ये कहा कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन, कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी, किसके साथ, फर्स्ट वन के साथ कॉमन होंगी। इसलिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है लिथियम है जैसे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसके बाद हमारे पास जो 8वां एलिमेंट आएगा जो कि हमारे पास क्या है, सोडियम। तो वो हमारे पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो उसके नीचे लाया करेगा। यानी हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या करती जाएंगी, दूसरे के साथ, ऊपर वाले के साथ मैच करेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ कॉमन होंगी। इस तरह वो एक ग्रुप में लाई करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आगे आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम के नीचे आ जाएगा। तो इसके हवाले से बेरिलियम से अगर हम स्टार्ट लें तो मैग्नीशियम 8वें नंबर पे आता है, तो ये किस में आ जाएगा, बेरिलियम में। तो इसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैच करती होगी। इसने अपनी जो एलिमेंट्स को तरतीब देने के हवाले से बात की वो यही की कि हमारे पास जो हर 8वां एलिमेंट आएगा, यानी एलिमेंट्स को हम जब अरेंज करेंगे तो उसमें जो हर 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये अपनी इसने बात की। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मेंडलीव। इन सारे साइंसदानों में से जिस बंदे का सबसे ज़्यादा काम एक्सेप्टेबल है वो है मेंडलीव। मेंडलीव ने एटम्स को अरेंज करने के हवाले से अपनी कोशिश की, स्ट्रगल की। और 1871 में मेंडलीव आते हैं जिनका ताल्लुक रशिया से है। ये हमारे पास बिलोंग करते हैं रशिया से। इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने के हवाले से अपनी कोशिश की और इन्होंने भी जो बेस बनाया वो हमारे पास क्या था, एटॉमिक मास। यानी एटम्स या एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को देखते हुए इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। अब इसने हमारे पास क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब देते हैं तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी वो एक ही ग्रुप में क्या करते जाएंगे, लाई करते जाएंगे। या आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल यानी एक खास दौरानिए के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। ये मेंडलीव ने अपना जो है क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कही थी। अब इसकी बात काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है और इसका जो लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा कबूल भी किया जाता है। क्योंकि इसने एलिमेंट्स को एक तो तरतीब भी दिया था और इसका एक बेनिफिट ये भी है जो कि बाकी साइंसदानों के
ड्रॉबैक की वजह बना था, यानी उनका जिसकी वजह से ख़त्म हो गया था, इसने एक काम ये किया था कि इसने खाली जगह छोड़ दी थी, स्पेसेस छोड़ दी थी। यानी इसने जो अपना टेबल दिया था उसमें खाली जगह छोड़ दी थी ताकि हमारे पास जितने भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो वहाँ पे आके एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है, यानी इसने उस पीरियोडिक टेबल में, यानी जो टेबल इसने दिया उसमें खाली स्पेसेस भी छोड़ी ताकि जो हमारे पास नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो कहाँ होते जाएंगे, वहाँ पे एडजस्ट होते जाएंगे। तो इसने हमारे पास जो टेबल बनाया था उस टेबल में हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो हमारे पास था पीरियड्स और दूसरे हमारे पास चीज़ थी ग्रुप्स। जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज होती हैं, यानी उस टेबल में जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज थी उसने उनको पीरियड्स का नाम दिया, जबकि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया था। तो एलिमेंट्स को उसने पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस टेबल को बनाते हुए या इसकी फॉर्मेशन करते हुए उसने जो मेन काम किया कि खाली जगह भी छोड़ दी ताकि जो मज़ीद आने वाले एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे बाद में तो उनको वहाँ पे जगह दी जा सके। तो इसका लॉ काफ़ी एक्सेप्टेबल भी था, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक था जिसकी वजह से इसका जो है वो ये काबिल कबूल नहीं हुआ ज़्यादा। वो ये था कि इसने भी बाकी साइंसदानों की तरह एटॉमिक मैथ्स की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन बाद में मुज़ले आते हैं और वो इसमें आगे मॉडिफिकेशन करते हैं और हमारे पास फाइनल पीरियोडिक टेबल बन जाते हैं, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।